बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब नाज़रीन। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, आज दुनिया में सहाफ़ती आज़ादी का आलमी दिन है। पाकिस्तान में सहाफ़त किस हद तक आज़ाद है, जमहूरियत के अंदर क्या किरदार रहा है, इस वक्त जमहूरी हुकूमत है और सहाफ़ियों ने, सहाफ़त ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया, इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे, मार्केट्स खुलने की बात की जा रही है कि जैसे कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया कि ताजरान इकट्ठे हुए लाहौर के अंदर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उन्होंने कहा कि दुकानें खोली जाएं। अगर 9 मई के बाद भी लॉकडाउन में तोसी की गई तो हम 10 मई से अपनी दुकानें खोल देंगे। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस हवाले से विफाक को लिखा है कि 15 रमज़ान के बाद कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह से असद उमर साहब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उन्होंने भी यही वाली बात कही कि लोग एक्सीडेंट्स के अंदर इतने मारे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कोरोना के साथ मरने की तादाद तो बहुत कम है। और कारोबार, उन्होंने कहा कि बहुत मोहलक है हमारी ये मैशत के लिए, वो भी कारोबार खुलने की ही बात करते रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नासिर नकवी साहब एनालिस्ट सहाफ़ी हमारा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह। एहतशाम साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। सलमान आबिद साहब सीनियर तजज़ियाकार कलम निगार हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नकवी साहब, आपकी तो बहुत सी खिदमात है सहाफ़त के लिए, किस तरह से देखते हैं 2020 कहाँ पर खड़ी है सहाफ़त पाकिस्तान में? देखें, 2020 में तो हर शख्स जो है वो सीनियर सहाफ़ी है। जूनियर की फैक्ट्री बंद हो गई है। हम लोगों का ज़माना जो था, हम लोगों ने देखा जनरल ज़ियाउल हक का दौर। मुझे तो नहीं बात लगा रहे, मैंने तीनों को सीनियर कहा, मुझे तो नहीं कुछ आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप क्यों एहसास कंपनी नहीं, मैंने कब मेहमानों को कहा है। बात हो रही है सहाफ़त के हवाले से। तो मैंने जनरल ज़िया का नाम लिया, तो जो सहाफ़त को तबाही आई है वो जनरल ज़िया के दौर से आई है, और ख़ास तौर पर, वरना सहाफ़त को चौथा सुतून समझा जाता था। आज की हुकूमत भी कह रही है कि जमहूरियत का चौथा सुतून जो है वो सहाफ़त है। लेकिन मीडिया का जो हाल है आज का, तो अगर ये सुतून है तो सुतून बड़ा ज़ख्मी है। सुतून जो है वो पायदार नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में मीडिया आज पनप रहा है, जिस अंदाज में लोगों को निकाला जा रहा है, जिस अंदाज में लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिस अंदाज में हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही, सिर्फ ये कि मालकान का साथ दे रही है, उनसे कहें कि बकायाजात वापस करने का वादा किया है, कहीं किसी जगह ये नहीं लिखा। जैसे मैंने कल भी कहा था, परसों कहा था मज़दूरों के दिन पे, कि हमारे जो कलम का मज़दूर है या हमारे जो कैमरा मैन है, उसकी इंश्योरेंस नहीं है, उसकी ज़रूरत किसी को नहीं है। कैमरे की ज़रूरत है, कैमरे की बहुत ज़रूरत है, लिहाजा उसकी इंश्योरेंस मौजूद है। आज अगर आप देखें 2019 और 2020 में, तो कत्ल, हरासा और धमकी यकीनन जो है हमारे सहाफ़ियों के मुश्किलात का दौर था। बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हुई, और इस साल में 7 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए हैं, एक ब्लॉगर भी कत्ल हुआ है उसमें। तो ये जो मामला है ये कोई अच्छे नहीं हैं। दुनिया में एक फैशन बन गया है कि आज यौम आज़ादी है, मतलब सहाफ़ियों की। सहाफ़ी कहाँ आज़ाद है? भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल सहाफ़त है, कोई ऐसी आज़ादीवादी बात नहीं है। मगरिब में आप देखें सारी चीज़ें, हमारे यहाँ जो है वो, हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म है उस पर हम चलने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हम जो मर्ज़ी करते रहें, जैसे मर्ज़ी करते रहें। हम इज्तिमाई मुफाद की जो चीज़ें होती हैं उसको भी हम मंजर आम पर ले आते हैं, और हम आगाही के नाम पर सारी चीज़ें करते हैं, तो अफसोसनाक है। अब इसी तरह जो सहाफ़ियों की यूनियंस थी, जो उनके मतलब मालकान आजिर और अजीर के दरमियान जो एक पुल का किरदार अदा करती थी, उनका किरदार भी ख़त्म हो गया, और उन्हें भी डिवाइड एंड रूल में ले आए, यानी बांटो, तकसीम करो और हुकूमत करो वाली बात है। इस वक्त कई ग्रुप मौजूद हैं, और उसमें सबसे बड़ा अफसोसनाक सानिया ये है कि वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो इसका बड़ा नाम था, जिसने मार्शल्ला से लड़ाई लड़ी, जिसके साथ बरना ग्रुप कहे ना डट के। हाँ बिल्कुल, मैं अभी बात कर रहा हूँ इस्तिशाम साहब, जिसने टक्कर ली आमरियत से, और बरना ग्रुप, मनाज बरना ग्रुप, जिसके एपनिक के चेयरमैन भी थे, और सहाफ़ियों के, और निसार उस्मानी साहब वगैरह, उस ग्रुप का जो सदर रहा 4 दफ़ा मुंतखब, वो अब गैर मुंतखब सदर बना के अपना एक वर्कर्स ग्रुप बना के बैठा। क्यों? हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, लेकिन उसे क्यों ज़रूरत महसूस हुई? उसे इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि चूँकि अब असल मेन लैमलाइट से वो निकल गया, तो उन्हें कहा जी मैनू भी करो, यानी एक ग्रुप मेरा भी है। तो अब इस अंदाज में जब सहाफ़त होगी, तो हम तो अपने बड़ों को यानी कोई नजराने अक़ीदत पेश करने की बजाय, यानी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सहाफ़ियों ने तहरीक चलाई जमहूरियत के लिए, कोड़े खाए। कोड़े कहाँ पड़े? पूरी दुनिया में कहीं नहीं पड़े। 4 पाकिस्तानी हैं, मसूदुल्लाह खान है, खावर नईम हाशमी है, नासिर जैदी है और इकबाल जाफरी है। 4 अफराद को कोड़े पड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बाक़ायदा हयात हैं, यानी ज़िंदा हैं, सलामत हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन
अब वो लोग वो बात नहीं कर सकते, इसलिए कि जो लोग सामने आ गए और मालकान की जैसे जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में APNS और CPN ही बन गई, तो इन लोगों को बिल्कुल एक साइड पे दीवार के साथ लगा दिया गया। अफसोसनाक बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई महाजराई होनी चाहिए, 2 ग्रुप होने चाहिए, मालकान से लड़ाई नहीं, ये एक पुल का किरदार होती है कि वर्कर्स की जो मफादात की बात है वो मालकान से करके उनको उनके मुस्बत नताइज लेके देती थी। अब अगर वो भी नहीं, इसी से हमारा ताल्लुक था और इसी से हम ताल्लुक रखते हैं और इसी सोच पे हम मर जाएंगे। क्यों कि हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। क्यों करते हैं? वर्कर्स के हवाले से करते हैं, लोगों के हुकूक के हवाले से करते हैं। लेकिन अगर दुनिया में सिर्फ नाम लेने के लिए, जश्न मनाने के लिए सिर्फ यौम आज़ादी ये सहाफ़त मनाया जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ। आज जो हालात हैं आप ये देखें ना कि आदमी यौम आज़ादी मनाई जा रही है सहाफ़त की, कश्मीरी में जो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं भारतीय अंदाज की, जो कोई दुनिया में बोलने को तैयार नहीं है कि कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। यहाँ छांटियाँ हो रही हैं, बर वक्त उजरत नहीं मिलती, लोगों को कम लोगों से ज़्यादा काम लिया जाता है। कोई बात नहीं, तकसीम दर तकसीम हो गई, अफसोसनाक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे मौके को, ऐसे दिन को मनाना भी एक किस्म का जुल्म है। एहतिशाम साहब की तरफ बढ़ता हूँ। एहतिशाम साहब, जो बात नकवी साहब कर रहे हैं, नकवी साहब ने एक ब्रॉड वे के अंदर बात की है और उसके अंदर वो तमाम मसाइल उनकी निशानदही की है जो सहाफ़ियों को दरपेश हैं। सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, अगवा किया जाता है, इस पर बात की है। आज से 2, 3, 4 साल पहले शायद जो बात मैं अब करने जा रहा हूँ वो बात नहीं होती थी। अब तो माशी कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से चैनल्स के अंदर किया जा रहा है, चैनल्स बंद हो रहे हैं, जिस तरह से सहाफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से तनख्वाहों के मसाइल हैं। मुस्तकबिल करीब में कोई इसका एहतिशाम साहब कोई हल नजर आता है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो माशी कत्ल है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। और पहले, क्योंकि मैंने भी और नकवी साहब ने भी और सलमान साहब ने भी जो वक्त देखा है ज़ियाउल हक वाला, आप देखने के एक ज़माने में नामी सहाफ़त का होता था सिर्फ। हमने फिर देखा कि कोड़े भी ले गए, उसके साथ साथ सलमान साहब बहुत छोटे थे। सलमान साहब तो आपको पता है PTV होता था, इनके वालिद साहब साथ होते थे हमारे। अच्छा, चलें, अब्दुल करीम आबिद साहब। PTV था। उसके बाद फिर आपने देख ले स्टेट कॉरपोरेशन होती थी, अपना ये क्या कहते हैं, रेडियो पाकिस्तान था। उसके बाद आपने देखे 2002 में जियो आया था, अदरवाइज बाकी आप देख लें प्रिंट मीडिया हुआ करता था। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में जब हम कवरेज किया करते थे तो साफ बता दिया जाता था। मैंने मॉर्निंग न्यूज़ से अपना सिलसिला शुरू किया था, फिर उसके बाद मैं क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी डॉन अखबार के साथ रहा, फिर उनके अंग्रेज़ी TV के साथ रहा। तो आप देखेंगे ये होता था कि वो कहते थे ये छपना है कि नहीं छपना। उसमें सिर्फ एक मैं कहता हूँ जो अच्छी बात होती थी, जो बहुत दुखती थी ज़ियाउल हक को भी, बाकी लोगों को भी, कि अखबारात होते थे। अखबारात पूरा का पूरा, आपको याद होगा नसर साहब, आपको याद होगा कि पेज खाली हुआ करता था, एक आध खबर होती थी, वो एक बड़ा वाज़े तौर पर दुनिया को कभी हमें तो छापने की इजाजत नहीं। जी जी, ठीक है, हमें तो इजाजत ही नहीं इसको छापने की। फिर देखें, ये मानना पड़ेगा हमें, जो आज़ादी ये सहाफ़त का सिलसिला जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ज़ियाउल हक के दौर में, उस वक्त ये मामला जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हुआ 84-85 में। ज़ियाउल हक को बड़ा गुस्सा भी आता था, लेकिन ओपन अप हो गया। उसके बाद से लेके अब तक मैं कहूँगा, ठीक है, मुशर्रफ के ज़माने में भी हम देखते हैं कि टेलीविज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कदगने नहीं लगी भी 2-4 छापियों के साथ ज़ाती उनका मामला हो गया था। शाहीन साहबाई ने सबसे आगे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा कदगन नहीं थी। फिर मैं ये कहूँगा कि ये सहाफ़त का जो दौर गुजरा है, हमने फिर ये आज़ादी सहाफ़त उसामा अक्वायर की थी। फिर इस नहज तक हम पहुंच गए थे कि अब हमें कोई नहीं कह सकता था कि जी किसी के कहने की वजह से आपको आज़ादी मिली है। इसमें हमारी कोशिशें भी थी, हर तरह की कुर्बानियां भी थी, सब कुछ था। अभी आप देख लें, कंपैरिजन कर लें इसका वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ। अमेरिका में आप देख लें, सो कॉल्ड, मैं भी वहाँ कई दफ़ा गया हूँ, आप लोग भी गए हैं कई दफ़ा, 2 बड़ी पार्टियां हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है। आप देख लें उनके हक में 2 बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क है, फिर एक एस्टैब्लिशमेंट बैठी है। आप यहाँ से शुरू हो जाएं, अफगान वार को देख लें, इराक की वार देख लो, बावजूद इसके कि सारी दुनिया कंडेम करती थी उनके अखबारात, वो पॉलिसी को टोक करते थे, वो एस्टैब्लिशमेंट कहती थी। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। जिस दिन ये शुरू हुआ और बहुत सारी हवालों के साथ जहाँ नाराज़ हुए ज़ियाउल हक जनरल साहब से, हम लोगों से भी नाराज होना शुरू हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगी। आज की बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, माजरत के साथ कुछ लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान में तो सिरे से आज़ादी कोई नहीं। मैं दयानतदारी से कहता हूँ, सामा के 42 साल के एक्टिव जर्नलिज्म के सफ़र में मैं आपको कह सकता हूँ, मुझे कभी आज तक
किसी ने नहीं कहा कि आप ये नहीं लिखेंगे और या ये लिखेंगे। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2-4 लाइनें, 1-2 लाइनें आगे पीछे कर दी गई हो, लेकिन जो कहना चाह, जो लिखना चाह, आज भी हम इस टीवी पे बैठ कर जो कहते हैं अपनी मर्जी से कह रहे होते हैं, कोई रोकने वाली। जो मैं लिखता हूँ बाहर के अफराद के लिए मैंने लिखा बात ज्यादा, कभी उन्होंने नहीं कुछ कहा कि ये क्या लिख रहे हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो हमारे जो ग्रुप्स बन गए हैं उसमें कुछ हमारे माजरत के साथ कुछ साफी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सिरे से एक लाइन पे हो गए। उनको हर तरफ जो है ना वो धुआं धुआं नजर आता है, हर तरफ काला काला नजर आता है। वो कहते हैं सहाफत है ही नहीं है कोई। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जहां तक लिखने और बोलने की आज़ादी है, मैं ये कहूँगा कि जितना बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं आप, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब सवाल आ गया माशी कत्ल का। बदकिस्मती से हमने देखा कि जिस तरीके से ज़िया-उल-हक के ज़माने में मशरूम ग्रोथ हुई, ख़ासतौर पे टेलीविज़न की, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रखा गया लोगों को, फिर क्रंच आना शुरू हुआ, उसके बाद से मामलात ख़राब हुए तो फिर उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। और उसके साथ आप देखें कि प्रिंट मीडिया निज़ाम पे हर दौर में रखा गया। अच्छा देखें, प्रिंट मीडिया में आप देख लें, आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें व्यूअरशिप ख़त्म होती जा रही है। मतलब अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी की वैसे ही कम है, उर्दू अखबार भी आप देख लें कम कम होते कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। अब तो इंटरनेट का जमाना हो रहे हैं। मैं शाम पर थोड़ा सा सलमान साहब को एक जुमला और कह दूं और देखें, अब सवाल इस वक्त हमारे पास यही रह जाता है कि क्या हम एहतजाज करते रहें, क्या हम मेरा ख्याल है हमारी सहाफ़ती तंजीमें वो भी ग्रुप बंदी में मशगूल है। वो कोई राइट लेफ्ट से वो भी मुझे लगता है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि इशारे मिल रहे होते हैं तो वो काम कर रही होती है। मेरा ख्याल है यूनिटी हमारे यहाँ नहीं है। यूनिटी अगर होगी तो हमारा सबसे बड़ा मसला आज माशी कल की जो बात हो रही है, राइट लेफ्ट वाली बात अब खत्म हो गई है, अब तो मुफादात की बात में बढ़ गए। जी सलमान साहब बताइएगा, सच लिखने मैं राइट लेफ्ट उस तरह नहीं कह रहा, पाकिस्तान मैं उस तरह नहीं कह रहा राइट लेफ्ट, जो पहले बहुत ज्यादा था। जो शाम साहब ने बात की है मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। देखिए, आज भी पाकिस्तान में जो लोग लिखना चाहते हैं और जो बोलना चाहते हैं, अगर सलीके से अपनी बात करना चाहें और तरीके से अपनी बात करना चाहें तो उनके पास बहुत से मौके हैं कि वो बात कर सकते हैं। ये जो आप होता है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं धड़ल्ले के साथ आकर एक किसी पे कोड़े बरसाना और ईंट बरसाना और गालम गलोच करना, शायद उस तरह की आज़ादी तो शायद हमारे पास ना हो, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी बहुत से लोग, आज के अखबारात में देख लीजिए, टीवी पर बैठ के देख लीजिए, वो बातें कर रहे हैं जो बहुत से लोगों को नागवार गुजरती हैं, पसंद नहीं है, लेकिन उनको तरीका आता है क्रिटिसिज्म करने का, किस तरीके से बात को करना है। एक बात तो यह है, हुआ यह है कि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जर्नलिज्म के अंदर एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत आ गया है। लोग अपने ऊपर किसी किस्म की कोई सेल्फ सेंसरशिप लगाने के लिए तैयार नहीं होते। वो जो गालम गलोच करते हैं, वो जो लान तान करते हैं, वो जो लताड़ते हैं, वो जो किसी पर करैक्टर एसोसिएशन करते हैं, वो समझते हैं हमारा हक है। अच्छा, वो चीजें अब चल नहीं सकती हैं और वो चली भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो जहां चली है उसने सहाफत के मेयार को खराब किया है। अब इतनी गवाह है, नासिर नकवी साहब भी गवाह है कि हमारे यहाँ एक एडिटर इंस्टीट्यूशन होता था, वो इतना पाबंद होता था कि उसे एक एक लफ्ज के बारे में उसकी पासदारी का उसे भरम रखना पड़ता था। आज जब आपने एडिटर इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए, वो प्रिंट से भी खत्म हो गए, वो इलेक्ट्रॉनिक से भी खत्म हो गए। आपने एंकरों को आजादी दे दी, आपने फलां को आजादी दे दी, जो मर्जी जिस अंदाज से लिखना शुरू कर दें। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके पास मुताला कोई नहीं है। आप चीजों के पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनने की बजाय, जब पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनने की बजाय पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनने हमारे इस प्रोफेशन में जो लेटर एंट्रेंट आ गए ना, जो खलास से उठ के आके पोजीशनों पे बिठा दिए गए हैं, जिन्होंने मार नहीं खाई सहाफत की, जिन्होंने रिपोर्टिंग एक्टिव नहीं की, डेस्क पे नहीं बैठे, वो बिल्कुल और लोग हैं। और जो आके बिठा दिए गए खलाई मखलूक बन के आए, लेटर एंट्रेंट आए हैं, जिस तरह भुट्टो साहब ने अपने जमाने में लेके आए थे ब्यूरोक्रेसी में लोगों को, उन्होंने आके माजरत के साथ मामला को खराब किया कि कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, एडिट का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। ये जो आपने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले इस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा कि आप अखबारात और टीवी की बात तो कर रहे हैं, अब एक नया मीडियम सोशल मीडिया है, जिसके ऊपर तो बिल्कुल ही मादर पिदर आजादी है और जिसका जो दिल करता है वो बैठ के प्रोग्राम भी कर लेते हैं, वो लिखना भी शुरू कर देते हैं। हालत तो ये हो चुकी है, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के लोग हैं, जो अपने टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, जो अपने अखबारात में कॉलम लिखते हैं, उनको भी अपनी तशहीर के लिए सोशल मीडिया के ऊपर इन्हिसार करना पड़ रहा है। yes. अब सोशल मीडिया की जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। अभी हमारे पास तो उसके कोई उस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हमने एक साइबर क्राइम करनी पड़ेगी, रियलिटी है, अब आप उसको तस्लीम करेंगे, आप नहीं भी करेंगे तब भी उन्होंने अपनी हैसियत मनवा ली है। अब उसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जा रही है, उसमें भी साइबर क्राइम की बातें आ रही हैं। अब आप तो देखिए, खास तौर पर जो डिजिटल मीडिया है उतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि लोगों की डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती। अब मैं आपको बताऊं, लोग अखबारात कम पढ़ते हैं,
लोग टीवी टॉक शोज के बराह रास्त कम देखते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके टॉक शो देख लें तो देख लें, अखबार पढ़ लें तो पढ़ लें। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मीडिया का अब जो एक नया रोल निकल के सामने आ रहा है, एहतशाम साहब इस बात की को एंडोर्स करेंगे कि अब हमें आगे बढ़ने के लिए अपने मौजूदा मीडिया को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिजाइनिंग के अंदर जाके हमें एक नए कंटेंट के साथ अपने आप को लेके आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर इस तरह से मीडिया चलाते रहे ना जैसे चला रहे हैं, अब इसकी अहमियत नहीं रहेगी लोगों को। अब आप देखिए, मैं कौन गिला करता हूं, हमारा सारा का सारा मीडिया इस वक्त पॉलिटिसाइज हो चुका है। अब इतनी पॉलिटिसाइजेशन है कि आपके असल इश्यूज जो है, इकोनॉमी पे कितनी गुफ्तगू होती है, आपके सोशल इश्यूज पे ऊपर कितनी गुफ्तगू होती है, आपके कॉमेडी शो भी जो है वो पॉलिटिकल टॉक शो बन गए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अब आपको डिफाइन सलमान साहब, एक चीज कंप्रोमाइज जो हुआ है ना जी, जिस बात का मुझे दिली तौर पे बड़ा रंज है सलमान साहब, एक बात का जो मुझे रंज है ना, हमारे जो टॉप के जिसको कहते हैं क्रेडिबल रेपुटेशन वाले जो साफी और बड़ा जिनका एक्सपीरियंस है, आज जो है ना माजत के साथ अगर कोई बंदा नया अखबार निकालना चाहता है, कारोबारी आदमी अपने कारोबार का काले कामों को छुपाने के लिए या टीवी चैनल लाना चाहता है, तो हमारे वो टॉप क्लास के जो जर्नलिस्ट हैं जिनका अदरवाइज जिसको कहते हैं पास बड़ा क्लीन है, वो फौरी तौर पे चले जाएंगे, चाहे वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कुकर कर रहा है। मुझे उस बात का बड़ा अफसोस है। फिर एक और बात बताइए, देखिए 70s के अंदर जो जर्नलिज्म थी ना, उसकी क्रेडिबिलिटी इसलिए थी कि वो कंटेंट वाइज स्ट्रांग था। आज जब आपने उसको प्रोपेगेंडा बेस्ड मीडिया बना दिया है, उसमें एविडेंस का नहीं है, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो साथ साथ फिर वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो लूज कर रहा है। आपने शुरू में कहा था कि एडिटर जो है वो गायब हो गया। जी बिल्कुल ठीक है, तो वो प्रिंट मीडिया से भी गायब हो गया। हम एक पहलू इसके अंदर इग्नोर कर रहे हैं कि वो नए आने वाले बच्चे जो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं हमने मैस कम्युनिकेशन की, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सीनियर जर्नलिस्ट पैदा करने के लिए, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनकी खपत कहाँ पे होगी, इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं, हम बात करते हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन लोगों को बुरा लगती है। बात सीधी सी है कि देखें आपके यहाँ खपत कितनी है, आपने ये देखना है। हम अंधाधुंध जो है किसी चीज़ के पीछे, जब हम डॉक्टर बनाते थे तो डॉक्टर्स ही बनाते थे, जब इंजीनियर्स की बारी आई तो हम सब अपने बच्चों को इंजीनियर्स बनाते थे। जब मीडिया आया उसमें पैराशूटर आए और उन्होंने आके अपनी इज्जत बना ली और लोगों के सामने आ गए, तो लोगों ने कहा ओ यहाँ तो मेरा बेटा बैठा हुआ नजर आना चाहिए। 35 लाख 40 लाख तनख्वाह है जी, बड़ा फ्यूचर है, बिल्कुल ठीक है। इसमें दो किस्म के, एक 35 लाख 40 लाख के चक्कर में, एक ये कि 35 लाख 40 लाख तक बनने के लिए और अपने वालिद का कारोबार चलाने के लिए या भाई की तिजारत कराने के लिए जरूरी है कि एक बंदा वकील हो तो दूसरा भाई जर्नलिस्ट हो, ताकि वो दोनों मिल के उसको कारोबार को ये सोच आ गई तो फिर खत्म हो गया। दूसरी तरफ से आपकी वर्कर्स की यूनियन तबाह हो गई, एनपीटी के पेपर्स बंद कर दिए गए एक साजिश के तहत, तो सारे मामला खत्म हो गए। अब मामला जो खत्म हो गया तो मुफादात की बात आ गई। अब बच्चों को हम रोक रहे हैं कि आप मीडिया में इस अंदाज में ना आए, क्योंकि ये जो शो शाह वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये जर्नलिज्म नहीं रहा, ये अब शोबिज़ बन गया है। तो शोबिज़ में एक और एलिमेंट भी आया ना जिसने बहुत ज्यादा मामला को खराब किया, जो 2 3 4 बड़े जो ग्रुप्स हैं हमारे टीवी और रेडियो अपना अखबारात के, जब से उन्होंने कंप्रोमाइज करने शुरू किए ना, ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो अब आप देख लें वो कारोबारी लोगों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब चीफ एडिटर खुद ही बन जाते हैं, मालिक जो है चीफ एडिटर होगा। उसके बाद यह है कि वो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर कह देगा कि ये आपकी लाइन है, आप करने से नहीं हटना। इस पे मजीद बात करते हैं, शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, क्या कोरोना का खतरा खत्म हो गया है, टल गया है? जो मार्केट्स खोलने की बात की जा रही है 15 रमज़ान के बाद, पंजाब की मार्केट्स खोलने की बात भी की जा रही है, असद उमर साहब की स्टेटमेंट भी आपने सुनी है, तो अब क्या और एसओपी की कोई बात नहीं कर रहा? देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने कहा एसओपीज बनाए गए हैं और वफाक को दिए गए हैं, वहाँ के अप्रूवल के बाद हम ये करेंगे। लेकिन इसमें ये जो बयान आया असद उमर साहब का, वो बड़ा अजीब सा है। देखिए, हुकूमत ने, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। असद उमर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी कि इतने लोग तो, जितने लोग मरे हैं कोरोना में, इतने तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आप हुकूमत में, आप इक़्तिदार में, आपको जो बोलना है सोच समझ के बोलें, फिर बात करें। फिर जब आप पे तनकीद होगी तो आप कहेंगे बेजा तनकीद होती है, वफाक को लोग निशाना बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये कि कोरोना एक हकीकत है, दुनिया ने इसे तस्लीम किया। अब देखें कि ये क्या है, कहाँ से है, क्यों है। अब अगर वेस्ट में लोग मुजाहरे कर रहे हैं और कह रहे हैं दुकानें खोल दो, तो उन्होंने एक सख्त जो है वो लॉकडाउन जो है उन्हें बर्दाश्त किया है, उन्होंने एक वक्त गुजारा है। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं।
जिस अंदाज में इन्होंने किया इससे लॉकडाउन मत कहें, ये तो ऐसी बहाना है एक। और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम नरमी करेंगे, हम फलाना। अब ताजिर बरादरी कह रही है, मैं तो इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत समझता हूँ कि अगर हुकूमत कह रही है लॉकडाउन करना है, और चाहे वो सिंध का हो चाहे वो पंजाब का ताजिर हो, वो कहता नहीं हम खोलेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब कब सीना जोरी है। नहीं सर, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन हुकूमत कब कह रही है? हुकूमत तो खुद खोलना चाह रही है अब। नहीं तो हुकूमत तो खोलना चाह रही है, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ देखें ना चाहते हुए भी इन्हें लॉकडाउन किया ना, नरमी के साथ किया। अब बात क्या है कि वेस्ट को अगर आप देखें, वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे बिल गेट्स जो है क्या वो बिल गेट्स, हाँ जी, बिल गेट्स जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। वो बेल्जियम गया तो उसका जिस तरह इस्तकबाल किया लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, सिक्योरिटी वालों ने उसे बचाया। और वाइट हाउस से मुतालबा है अमेरिकन का कि इसके खिलाफ तहकीकात की जाए, क्योंकि ये इसने अक्टूबर 2019 में 21 तकारीब की जिसमें यह कहा कि दुनिया की आबादी 10 से 15% कम की जाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, और वो किसी भी मतलब इंसुलिन से की जा सकती है, उसका हम सिस्टम बनाएं और करा के हम उसको कर दें। तो लोग ये कह रहे हैं कि माजी में कीनिया में इन्हीं बच्चों को बिल गेट्स की तरफ से जो है वो टीके लगाए गए थे, और उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी, यूनिसेफ भी शामिल थी, उनको बांझ किया गया था। तो हम इस पे एतमाद कैसे करें? ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, और ये कह रहा था कि वैक्सीन के साथ ही जो है आबादी कम की जा सकती है दुनिया की। तो अब वाइट हाउस से मुतालबा हो रहा है कि इसके खिलाफ तहकीकात की जाए। अब मामलात इतने बिगड़े हुए हैं, और हम ये कह रहे हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे घर में है कोई? नहीं है। तुम्हारे ख़ानदान में कोई है? नहीं है। तुम्हारे दोस्तों में कोई मरा है? नहीं है। और यार सब बकवास है, ये नहीं है। हकीकत देखें, हकीकत का अंदाज़ा करें, और आपको देखें, आप अगर पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि अगर सख्त लॉकडाउन करते तो उसके बाद आप नरमी करते तो बात कुछ और होती। अब भी एक एक शहर से यानी सैकड़ों रोज़ के निकल रहे हैं मरीज़, सैकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कोई बात ही नहीं, हम खोल देंगे। खोलें भाई, देखें, तमाशा देखें। दुनिया में अगर आप तमाशा देखना चाहते हैं तो आप तमाशाई बन जाए। आप इख्तिदार में हैं, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मामलात गड़बड़ हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा एहतशाम साहब मुझे कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब कोरोना आपके घर में किसी को है या किसमें है, इसमें इस हद तक क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में जो इस बात को संजीदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए, पहले तो जो नासिर बात कर रहे हैं ना, बिल गेट्स की बात कर रहे हैं कि वो उसके बयानात आते रहे, मेरे लिए कोई वो ऐसी नहीं है कि मैं उसको कुछ सपोर्ट करूं। लेकिन अगर वो जब कहता है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए तो ये बात आप मानेंगे कि डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा होगा, सब सहारन अफ्रीका की बात कर रहा होगा। आज अमेरिका में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में मरे, 60,000 फिगर पहुंच गया। लिहाजा मैं नहीं मानता कि अपने लोगों को मारने के लिए भी काम कर रहा होगा। एनीवे, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, बहुत सारे हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये तो बड़ी बड़ी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल आबादी की मंसूबाबंदी करनी चाहिए, वो हम कर नहीं सकें के बाद फिर। अच्छा चलें, अब देखें मसला क्या है। अब मसला हमारे जैसे मुल्कों का क्या है। अभी एक मिसाल दी जाती है कि 3 मुल्कों ने, जिसमें कहा जाता है वेनेजुएला और इंडिया और एक और मुल्क है साउथ अमेरिका का, कि उन्होंने जितना सख्ती से लॉकडाउन किया, नतीजा क्या निकला कि मामलात खराबी की तरफ गया और बहुत ज़्यादा मात हुई। फिर मिसाल दी जाती है जर्मनी की, और फिर स्वीडन का मुकाबला किया जाता है। स्वीडन ने बाद में आए, उनके अब मामला सर्ज होना शुरू हुआ है, और आपने देख लें जर्मनी ने इसको रोक लिया। और बांग्लादेश के बारे में आ जाए, असद उमर साहब आज कहते हैं कि जी, हाँ जी, असद उमर साहब की बात कर दूं, वो क्या कह रहे हैं? जी, वहां पे बड़े कम हुई हैं, उस इतनी बात ज्यादा नहीं हुई जितनी लोग तवक्को कर रहे थे। असद उमर साहब जो है ना, वो उन्होंने आज एक बात, हाँ जी, असद उमर साहब आज कह रहे हैं, 2 बातें कर रहे हैं, दोनों अलार्मिंग कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी पिछले 4 दिन का फिगर ये बता रहा है कि 24 लोग रोजाना मर रहे हैं, मतलब सर्ज जो है बढ़ रही है, कमी नहीं हो रही। एक दूसरा साथ ही वो कहते हैं कि जी एक अंदाजा बताता है कि 1,80,00,000 लोग जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद। हमारा फिगर ये जनरली ये बता रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग खुदा न खास्ता बेरोजगारी की तरफ जाएंगे, और गुर्बत की सतह से नीचे जाने वाली तादाद बढ़ जाएगी। अब देखें, मसला जो सबसे बड़ा मसला है कि हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी खुदा न खास्ता इतने लोग मरीज आ गए कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो बिल्कुल ही इतना अच्छा नहीं है, वेस्ट का हेल्थ सिस्टम जो है ना, पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया, तो हम क्या बेचते हैं?
वो इतना बोझ बन जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा तादाद में मरीज आए तो फिर क्या होगा। एक ये परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि जी आम आदमी का क्या होगा। अभी बाय द वे मैं आपको बताऊं कि जब ये मामला उसामा शुरू हुआ तो WHO के चीफ का बयान आया था। उसने कहा था कि जी बाज़ाहिर लग रहा है, ये शुरू की बात बता रहा हूं, कि लग रहा है कि इससे तकरीबन 2 करोड़ लोग दुनिया में मारे जाएंगे। अभी लेटेस्ट कल का उनका बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब भूख से 3 करोड़ लोग अलग मर जाएंगे। 2 करोड़ वायरस से मरेंगे, 3 करोड़ भूख से मरेंगे। ये मैं बता रहा हूं ऑफिशियल फिगर, अनऑफिशियली कहा जा रहा बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह कि इस बहस में हम सारी दुनिया पड़ी है, हम नहीं पड़े हुए, सारी दुनिया पड़ी है कि जी ये कितना सही है, कितना गलत है, बायोलॉजिकल वारफेयर है कि नहीं है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है नहीं है। एक बात समझ आ रही है कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है इसको टैकल करने में। और पाकिस्तान का जो बड़ा पिकुलर केस है, एक मिनट देखें, एक पिकुलर केस जो हमारा है कि अब हम नाकाम हुए इस मामले में को हम एक इफेक्टिव किस्म का लॉकडाउन कर सके। दूसरा, आज असद उमर साहब की बात से बड़ा वाज़ेह हो गया है कि वो लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, कैबिनेट में और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है कि ये कितना इसको नम करना है। अब कल भी हमने बात की थी नकवी साहब के SOP नहीं बनेंगे। देखिए जहां पे लॉकडाउन और रोजाना बात आ रही है, स्पेन से शुरू हुआ काम, स्पेन, इटली और बाकी जर्मनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट का फासला होगा, मास्क हर सूरत में पहनेंगे, मियाँ बीवी भी और जो भी बहन भाई भी जा रहे हैं फासला चल रहे होंगे। वहां पे लोग ये कर रहे हैं, उनके पार्क चले जाए भरे हुए हैं लेकिन फासले के साथ। अभी रेस्टोरेंट नहीं खुले, टेक अवेज है, लेकिन उन्हें पता है, उन्होंने टफ टाइम देखे है, जिंदगी की कीमत का उनको अंदाजा है, लिहाजा वो बिहेव कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ सोशल प्रेशर्स हैं, कुछ हम इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, फिर ऊपर से आप देख लें जो हमारी क्लर्जी, हमारा मजहबी तबका और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। हमारी हुकूमत और हमारे सूबे आपस में लड़ मर रहे हैं। आज आप देख लें कितने खौफनाक बयान आए। शहबाज गिल साहब कहते हैं, उधर से उन्होंने कहा बिलावल साहब ने कि जी 1 पैसा देते नहीं है, बातें बनाते हैं। वो कहते हैं हम 1 पैसा, शहबाज गिल साहब कहते हैं हमें आपको 1 धेला भी कैश नहीं देंगे इसलिए कि आपने खा जाना है। दूसरी तरफ मैं देख रहा था बयान उनका सईद गनी साहब का भी, कमा के तो हम देते हैं, हमारा सूबा देता है, किस बात की तड़ी लगाते हो। देखिए सारी दुनिया का मजाक बन रहे हैं। हिंदुस्तान में आप देखें 2 बड़ी पार्टियां जो है ना कितने एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, लेकिन इस मसले पे वो बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ गड़बड़ है आपसे। दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रही है, उसामा एक जी ज़्यादा लंबी बात नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रही है कि मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। हम जो है हम सूबे इकट्ठे नहीं कर सके, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेशनलिज्म यहाँ पे आना चाहिए, कौमी यकजहती का मुजाहरा होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन हमने तो कसम खाई हुई है कि हमारे कौल और फ़िल में तजाद भी है, लेकिन हमने हर बात का जवाब जरूर देना। एक बात वो गलत है, सवाल बड़ा अहम, लेकिन नकवी साहब हम एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वो जमाने कहते थे ना कि ग्लोबल विलेज है, दुनिया वो खत्म हो जाना मामला। कंपैरिजन जो किया जा रहा है इस वक्त मुल्कों के दरमियान कि कोरोना से कितने लोग हलाक होंगे और भूख से कितने हलाक होंगे, ये तो पूरी दुनिया कंपैरिजन कर रही है, पाकिस्तान भी कर रहा है। असद उमर साहब की ये मंतक कि ट्रैफिक हादसात में इतने लोग जो है वो मारे जाते हैं और कोरोना मैं इस तरह के जुमलों को ना ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि ये बड़ा गैर संजीदा रवैया होता है। नहीं वो कह रहे हैं गलत है ना, बड़े बड़े वफाकी वजीर बहुत सी बातें करते हैं, हमें जरूरत नहीं है उनकी हर बात की तारीफ करें। लेकिन एक सवाल ये है, अब आप मुझे बताएं, अब आप ये कह रहे हैं, आप ये नासिर नकवी साहब कह रहे हैं, सुनिए नासिर नकवी साहब कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं हुआ सही तरीके से हमारे यहाँ। और भाई आपने तमाम पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद कर दिए, आपने तमाम सरकारी इदारे बंद कर दिए, आपने तमाम प्राइवेट इदारे बंद कर दिए, आपने सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने सारे जो कमर्शियल प्लाजा थे बंद कर दिए। अब उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने लॉकडाउन नहीं किया सही तरीके से। भाई देखिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है ना, इस पे तो आप अब लोगों का काम था ना, लोग सही तरीके से बिहेव करते नहीं। सुने पहली बात सुन ले, पहली बात आप मेरी बात उसामा साहब, मैं भी इसी लाहौर शहर में रहता हूं, आप किसी दूसरे शहर में नहीं रहता। हमने देखा है यहाँ पे सड़कों पे क्या कुछ था, सब जब मार्केटें बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, आपके प्लाजे बंद हैं, कमर्शियल मार्केटें बंद थी, लोगों ने उसके बावजूद अमल किया। नहीं सर, इंटरसिटी भी बंद थी, सर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बंद नहीं है, पर्सनल गाड़ी पे लोग जाते आते रहे। सर इतनी तो गुंजाइश आपको देनी है ना। देखिए हमने कोई कर्फ्यू नहीं लगाया था, सर मेरी बात तो सुने, हमने सलमान बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरी बात सुने ना। सच में सलमान की बात में बड़ा वजन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो टोटल रुकी हुई है ना। अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं किसी न किसी बहाने, तो वो दूसरा मामला है कि उनको कैसे रोकना है। आबादी भी आप देख लें ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आज भी 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारा। अब जो इत्तेशाम साहब ने जो बात की थी ना, असल बात यह है
आप सारे के सारे लोग बैठ के जो यहां पर बैठ के बातें करते हैं ना कि जी बड़ा मुकम्मल तरीके से कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दे, भाई आपके मुल्क की जो सिचुएशन है और खासतौर पर जो डेली वेजर्स हैं, जो बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं उसकी इसलिए तायद करता हूं कि आपको एक पैरेलल सिस्टम चलाना है। लेकिन पहले दिन से ये नहीं चलना था सर, ये भाई पहले दिन से उसी पे लगे। सर पहले दिन से लॉकडाउन था, आपको नजर नहीं आ रहा था? आप कैसे आ रहे थे मुझे बताइए जरा, इस शहर के अंदर कैसे आ रहे थे? और नहीं भाई, हम भी देखिए मेरी बात सुनिए, आ रहे थे कि सहाफियों को तो सर इसी तरीके से यार हमने तो आगाही देने आ रहे थे। मैं आपसे सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप मुझे बता दें पैनोरामा शॉपिंग सेंटर, जितने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, क्या पिछले 1.5 माह से खुले? मुझे बता दें आप जरा, बड़े बड़े कारोबारी खुले। तो सर फिर आप ऐसे ना कहना, आप ये तो ना कहना कि लॉकडाउन नहीं हुआ। आप लॉकडाउन का मतलब देखिए, मेरी बात सुनिए, आप लॉकडाउन में और कर्फ्यू में डिफरेंशिएट करें। कर्फ्यू एक और चीज होती है, लॉकडाउन एक और चीज है। आपकी 90% आपका कमर्शियल काम बंद था। जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वो लॉकडाउन किसी के फायदे के लिए नहीं है। सर मैं भी ये कह रहा हूं, उसका मुल्क को भी नुकसान है, किसी को नुकसान उसका एक आम आदमी को भी नुकसान है। लेकिन सर शटडाउन तो हुआ ना, जो सलमान इस बात में वजन तो है, शटडाउन तो हुआ। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता, आप लाहौर की बात करते हैं ना, पिंडी में आप देख लें, उसामा पिंडी में देख लें आप, ये राजा बाजार के बारे में एक बड़ी बात मशहूर है। लोग कहते हैं कि वहां पे आज तक ईद छबरात कोई दुकान नहीं, त्योहार हो, 1.5 माह से बंद पड़ी है। दुकान कभी बंद नहीं होती। 4 बंदे हैं, 2 भाई हैं, एक छुट्टी कर लेगा, एक वहीं रहेगा। यानी इस हद तक लोग कहते हैं कि किसी का बाप भी मर जाए ना तो एक बंदा जो है ना वो चला जाएगा जनाजे में, दूसरा दुकान खोल के बैठ जाएगा। आज आप देख लें सारा राजा बाजार बंद है, आज पूरा बन्नी का इलाका सारा बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन लोग आज आ रहे हैं, वो देखते हैं जो छोटी बड़ी दुकान खुली है वो अपनी आएंगे। भाई आप मुझे बताएं, कुछ अपने सामान लेने के, आप मुझे बताएं, एक घर में 10 लोग बैठे हुए हैं, आप उनको 24 आवर्स घर के अंदर क्या रखना चाहते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? डराने की तो नहीं खिला सकती। देखिए ना आप लोग, जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि जो ये बात भी समझे, ये बात भी समझे कि हमारे फॉलो फेल में तजाद है, हमारे यहाँ नेशनलिज्म की कमी है। देखें वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि हाँ, बल्कि नोटिस लिया उन्होंने कि PIC के डॉक्टरों की जो तनख्वाह है वो काटी नहीं जाएगी, बल्कि वो कट के मिली है, और अभी भी उनकी नोटिस लेने के बाद भी कट के मिली है। कल मैंने अर्ज की थी कि यार अगर डॉक्टरों ने कंट्रीब्यूट कर दिया कौम के अंदर तो कोई क़यामत आ गई है। मुझे बताएं, वो भी इसी मुल्क के बादशाह। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सलमान आबिद साहब जो पॉइंट अपना रेज करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट एक चीज मैं भी प्ले करूंगा कि किस तरह से टाइगर फोर्स जो है, जो हुकूमत ने बनाई है, वो 200-250 लोग एक हॉल के अंदर मौजूद हैं। कहां गई सोशल डिस्टेंसिंग, कहां गया लॉकडाउन, अभी आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान आबिद साहब ज़्यादा जज्बाती हो गए थे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया उनसे कि थोड़ा सा हौसला रखें। वो इस बार एक वीडियो थी वही साहब जरा चलाइएगा कि किस तरह से एक हॉल के अंदर जो टाइगर फोर्स हमारी है कितनी तादाद में मौजूद गई, वो सारी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग और कहाँ गए वो SOPs जो फॉलो करने चाहिए थे। ये सलमान साहब जरा देखिएगा आप। अब आप मुझे ये बताएं कि ये टाइगर फोर्स जो हुकूमत ने बनाई है, इनकी ट्रेनिंग है या इनका जो इनको ड्यूटी दी जा रही है, ब्रीफिंग है इनकी व्हाटसोएवर, लेकिन ये इस चीज पे एतराज है सलमान आबिद साहब, इस चीज पे एतराज नहीं है कि आप कारोबार बंद कर दें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता दें, ये जो मजमे आप दिखा रहे हैं ये कितने % होंगे मजमे, मुझे इतना बता दें। जितना लोग जिनको मौका मिलता है, यार मैं टाइगर फोर्स की बात नहीं कर रहा, टाइगर फोर्स के हम तो उसकी बात भी कर ले, हम उसकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह के इज्तिमा कितने हो रहे होंगे पाकिस्तान में? यार लोगों ने बकायदा सोशल अफ्तारियां भी हो रही हैं, अफ्तारियां भी हो रही हैं। मैं बताऊं अगर मेरी तरफ आए जी एहतिशाम साहब। देखिए उसामा, अब ये तो इस तक तो आप लड़ाई देख रहे हैं जो गवर्नमेंट में हो रही है, अपोजिशन में हो रही है, और आप हमारे मजहबी तकबा में हो रही है कि तबके में भी जी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये कल आप देख लें कि कल पीर का दिन है, तीसरी समाज सुओ मोटो नोटिस जो लिया था, आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको लार्जर बेंच में तब्दील करके 5 मेंबर का वो एक बेंच बन गया, जिसकी आपने देखा कि 2 समातों में जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस का इजहार सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट पे भी किया और सिंध गवर्नमेंट पे भी किया, बाकी सूबों पे भी किया। अब देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, मेरे मार्क माई वर्ड
कि इसकी बड़ी सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी साथ साथ चलेंगी। ये आपके साथ मेडिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन तो अपनी जगह पे हैं। अब आप देख लें कल से जिस तरीके से टिकर चलेंगे ना, जब वहां से ऑब्जर्वेशन आएंगी फिर हाथ पांव फूलेंगे गवर्नमेंट के, यहाँ पे भी और सिंध गवर्नमेंट के भी। और प्रोसेस में जो कुछ थोड़ा बहुत होने की कोशिश हो रही है वो पता नहीं किधर जाएगा। अब देखिए मसला क्या है, सुने आज सुने मेरी आज सुने। अब देखिए मसला क्या है। अब मसला यह है कि ये बात अब तय हो गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी अशराफिया ने मुझसे करवा लिया, चले हम उन्हें ये भी कहते हैं कि जी आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। अब ये तय हो गया है कि हुकूमत ने कि इसको सॉफन करना है, अब इसको खोलना ही खोलना है। अब उसके नताइज क्या निकलेंगे, खुदा ना करे कि ये मामला जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जून और जुलाई में ये इसका बढ़ना है, इसका इसमें बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा मैं सलमान आबिद से एग्री करूंगा इस बात पे कि ये हमें बात माननी पड़ेगी कि यार देखें नकवी साहब, जो लोग खुदा ना खास्ता इस बीमारी से मरेंगे, बाय द वे लोग एतराज कर रहे हैं कि जो बंदा मर रहा है वहां पे, चाहे वो हार्ट से मर रहा है, कैंसर से मर रहा है, उसको कोरोना के खाते में डाल के पेश किया जा रहा है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जो बात माननी पड़ेगी कि हम कोई इतने ज्यादा अमीर मुल्क नहीं, अमीर क्या, हम तो हमारा तो बजट ही आधा जो है ना बाहर से पैसे से चल रहा होता है। जिस मुसीबत से हुकूमत ने पैसा इकट्ठा किया मांग तांग के, हर तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर साहब मैराथन में कर रहे होते हैं कि जी किसी तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाए। तो हमारे जैसे मुल्क में जहां आबादी आप देख लें 22.5 करोड़ की आबादी हो गई है, सुने ना, अब मसला यह है कि वसाइल आपके पास है नहीं, और जो लोग इस वक्त रोजगार पे हैं और जिस तरीके से हटाए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये एक समाजी दूरी के साथ साथ समाजी बेचैनी पैदा होगी, और खुदा ना खास्ता अगर हमने इसको ओपन अप नहीं किया हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। वो एलिमेंट लोग भूल जाएंगे। अभी से आप देख लें इतना दुखा वाकयात हो रहे हैं कि लोगों ने लूट मार शुरू कर दी है, आपके लाहौर में ज्यादा में आ रही चीजें। तो मेरा ख्याल है इसको खोलने दें। बस एक ही बात है जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट किसी तरीके से कन्विंस करे सब लोगों को, और सब रहनुमाओं के सियासी और मजहबी के खुदा का वास्ते लोगों को कहें कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग कर लें, कुछ समाजी दूरी कर लें कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ये मसला इसी से ही पैदा होता है। बिल्कुल ठीक अगर ये कर लेते हैं तो हमारा मईशत का पहिया चलना बड़ा जरूरी है। और नकवी साहब मुझे ये बताइएगा कि कारोबार खोल रहे हैं, ठीक है खोलें, एसओपी भी फॉलो करवाएं, क्या आवाम को ये बावर करवाने में, ये पॉइंट स्टैब्लिश करने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी कि ये जो कारोबार खोल रहे हैं ये इसलिए खोल रहे हैं कि मईशत चलती रहे, ये इसलिए खोल रहे हैं कि आप का कारोबार चलता रहे, ना कि कोरोना का खतरा टल चुका है? देखिए माजरत के साथ मैं तो इससे एग्री नहीं करता, इसलिए कि मैं तो कहता हूँ हुकूमत नाकाम है, हुकूमत आगाही दे ही नहीं सकी, लोगों को तैयारी नहीं कर सकी। मैंने जो पहले अर्ज़ की थी कि अगर सख्त लॉकडाउन शुरू में कर दिया जाता, उसके बाद यही मौलवी हजरात जो थे आके आपसे मिन्नत समाजत करके टाइम मांगते और कहते ये चीन की तरह पुलिस स्टेट नहीं है, यहाँ का लॉकडाउन सख्त नहीं हो सकता। बात सुन लेना। देखिए आपने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट लाइन के हमारे मुजाहिदीन हैं और उनको एक तनख्वाह फालतू देंगे, आज उनके पैसे कट गए तो आबिद साहब की सोच है, कहते क्या फ़र्क पड़ गया अगर उन्हीं ने दे दिया, वो कौम में शामिल नहीं है। तो जब आप लोग दोगली पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे तो माजर चाहता हूँ, वो जो यकजहती की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं इकट्ठे होने की बात कर रहा हूँ, जो मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, जो मैं फलाह की बात कर रहा हूँ, जो इज्तिमाई कौज की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा? ये मामला तो जज्बाती है। ये मतलब ये है कि नहीं जी अगर कट गए तो क्या, भाई मैं थोड़ी, आपने कहा था कि एक तनख्वाह फालतू देंगे उनके पैसे नहीं कटेंगे, हमारे वजीर आला ने उस्मान बुज़दार ने फौरन उस पर एक्शन किया था, फिर भी कट गए, फिर भी कट गए। अब आबिद साहब कहते क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह किसी चीज में भी कोई फर्क पड़ता है? आप खोलें, लेकिन मामला जब बिगड़ेंगे तो उसके मामला जो है आप संभाल नहीं पाएंगे, हमारे वसाइल नहीं है, हमारे मसाइल पहले ज्यादा है। देखिए बात सुने, नकवी साहब कहते हैं कि इस मुल्क में कर्फ्यू लगा दें, बात सुने, नहीं मैं ये नहीं कहता, लगा दें, और क्या चाह रहे हैं? नहीं कहता, आप गलत इसको कह रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन लगा दें। गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं मुझे बताएं। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि हम ये कह रहे हैं कि फॉलो हो, आपकी खुराक जो है, आपकी फसलें, सिंपल सी बात है, आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले इसका। पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया, इतना सख्त लॉकडाउन हुआ है कि लोगों ने उसके ऊपर मनोवन अमल भी किया। पहली दफा जिंदगी में ऐसी वबा भी आई है ना, तो इसलिए आप लोगों को क्रेडिट देना, आप लोगों को डिस्क्रेडिट करी जा रहे हैं कि लोगों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बिन लोगों ने अमल किया, लोग घरों में बैठे रहे, लोग जो है वहां पे किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, किसी कारोबार में नहीं जा रहे, किसी नौकरी पे नहीं जा रहे, और ये किसके फायदे में? उनके अपने पूरे मुल्क के फायदे में। लेकिन सवाल सिर्फ ये होगा, सोच का फर्क, अब सिर्फ ये होगा कि हुकूमत जो है, अब हुकूमत जो है कारोबार खोलने जा रही है। ये मैं आपको बताऊं, ईद के बाद दोबारा आपको वापस जो है ना फिर एक जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और वो जुज़वी लॉकडाउन क्या होगी? केसेस बढ़ेंगे। मैं बताता हूं वो क्या है। वो जुज़वी लॉकडाउन ये है कि आपका जो कारोबार के जो औकात कार है
उसको मुख्तसर कर दिया जाएगा कि आप सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक अपने कारोबार समेट लें। ये एक तरीका होगा। और ये कि बाकी जो एसओपी एक चीज है, वो बड़ी मुश्किल होगी जी, बड़ी पोस्ट कोरोना सिचुएशन बड़ी मुश्किल होगी। ये खोल भी देंगे तो जो मईशत का पहिया रुक गया है उसको चलते चलते टाइम लगेगा। ये मईशत का पहिया चलते चलते टाइम लगेगा। आप ये बताते हैं मईशत का पहिया कैसे चले? चले आप बता दें जरा हमें, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मईशत का पहिया कैसे चलाया जाए, आप बता दें। देखिए जहां जहां जैसे इसको चलाना जरूरी है, ओपन अप करना पड़ेगा। वज़ीर ने कहा है कि जिन फैक्ट्रीज में कॉलोनियां हैं, लेबर कॉलोनीज हैं, हम पहले उनको खोलेंगे। देखिए अच्छा, उधर से आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, उधर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल ही नहीं रहे, तो लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर फैक्ट्री में जाएंगे? मुझे अच्छा, आप खोलें, सब कुछ खोलें, आप इंतजाम करें और जिम्मेदार बने, बस बात खत्म। तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, हर एक को लेनी पड़ेगी, हर एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जहां जहां खराबियां होंगी उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमतों की भी है, माशरों की भी है, इदारों की भी है, सबकी होगी, सबकी है। अच्छा, इसके अंदर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं नकवी साहब, जहां तक डराने का जहां तक ताल्लुक है, तंबीह करने की बात है, वार्निंग करने की बात है, वो तो सारा डराने में बहुत फर्क है। खौफजदा नहीं कर रहे किसी को, खौफजदा नहीं कर रहे। डराने की बात नहीं नकवी साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि लोग अपने तौर पे भी, अनपढ़ आदमी को भी समझ आ रही है। आप मेजॉरिटी सड़क पे जो लोग हैं, आपने देखा कि मास्क पहना होता है, उन्होंने इतनी अकल उन्हें भी आ गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ रहे वो। हाँ, जिस तरीके से एक एसओपी बन के एक स्ट्रांगली अमल दरामद होना चाहिए, वो शायद हमारे जैसे मुल्क में नहीं हो सकता। वो वेस्ट और अमेरिका में नहीं हुआ, जहां पे वो कहते हैं जी ओपन अप करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। आप कौन होते हैं? चीन का पुलिस का सिस्टम हम पे जो आप नाफिज कर रहे हैं, वो तो लोग तंग आ गए ना। अब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं कि यार 2 महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी भी आप कहते हैं जी हमने बर्दाश्त नहीं किया। लोगों ने दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं 2 महीने से, आप कहते हैं बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। क्लोजिंग पे जाना है। पंजाब हुकूमत ने जेका मई का नोटिस कर दिया था, जिसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स जिनका टाइम पहले 9 से 5 था, उनको अब 9 से 8 बजे कर दिया गया है। इसी तरह से कारोबार मजीद खोलने की बात की जा रही है। ये बात ठीक है, कारोबार खुलने चाहिए, लोगों का रोजगार उनको जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन गुजारिश यही है हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम से भी कि ये कारोबार सिर्फ इसलिए खोले जा रहे हैं ताकि रोजगार लोगों को मिलता रहे, दाल रोटी चलती रहे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोरोना का खतरा टल चुका है, या अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, या अब आपको अपने हाथों को नहीं धोना, या अब आपको अपनी सफाई का ख्याल रखना। वो तमाम एसओपीज उनको आपको फॉलो करके उसके बाद अपने कारोबार की तरफ जाना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।